जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट फिज़िक्स क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमने चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 का फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है और 10 क्लास की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का चैप्टर है, जिसका पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन से को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए मोशन के मुतल्लिक, और ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। मैं एक दफ़ा रिव्यू आपको करवाता चलूँ यहाँ पे कि मोशन क्या होती है। कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो इसको मोशन कहते हैं। यानी कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन और दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन पे जा रही हो, पोजीशन चेंज कर रही हो टाइम के लिहाज से, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे कि इट इज़ इन द मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वाइब्रेशन क्या होती है। बेसिकली वाइब्रेशन या इस लेवल तक ऑक्सीलेशन, ये दोनों सेम चीज़ें होंगी। ये क्या होती हैं इस पे बात करते हैं। वाइब्रेशन आपने नाम सुना हुआ है, ऑक्सीलेशन भी बाज़ बच्चों ने सुना होगा और बाज़ के लिए नहीं होगा। स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन इस लेवल पे तकरीबन सेम चीज़ें होंगी, लेकिन इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आगे चल के आप देखेंगे। अभी आप देख लें कि वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन क्या होती है। तो माय डियर व्यूअर्स, वाइब्रेशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी बॉडी। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन का क्या मतलब है? इसके लिए दूसरे वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, बैक एंड फॉर्थ। ये दोनों वर्ड्स का सेम मतलब है, टू एंड फ्रो हो या बैक एंड फोर्थ हो। इसका मीनिंग है उर्दू में आगे पीछे मूव करना। यानी कि अगर कोई भी जिस्म एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करता है, जैसे लेट्स सपोज दिस इज़ अ मार्कर एंड दिस इज़ अ पॉइंट, पॉइंट ओ, ये कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट ओ, ये मार्कर ओ पॉइंट पे है और ये ओ पॉइंट से आगे पीछे अगर मूव करना शुरू कर दे, दिस इज़ कॉल्ड द वाइब्रेशन। दिस इज़ कॉल्ड द वाइब्रेशन इफ़ दिस इज़ अ पॉइंट इन स्पेस। ये एक स्पेस में पॉइंट है और ये मार्कर अगर इस पॉइंट से मैं आगे पीछे मूव करवाना शुरू कर दूँ, दिस इज़ द वाइब्रेशन ऑफ द मार्कर। दिस इज़ सेम एज द वाइब्रेशन ऑफ द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन भी आपका वाइब्रेट करता है। जब आपने वाइब्रेशन पे लगाया हो तो वो भी ऐसे ही कांपना शुरू कर देता है। आम ज़बान में कोई चीज़ अगर एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते तो उसको हम कांपना भी कहते हैं। दिस इज़ द वाइब्रेशन। इसकी मोबाइल फ़ोन हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम होगा। वाइब्रेशन मैस स्प्रिंग सिस्टम के एक मैस के साथ एक स्प्रिंग बांध देना है, एक स्प्रिंग के साथ एक मैस बांध देना है और उसको मूव करवाना है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम भी वाइब्रेटरी मोशन करता है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि धागे के साथ कोई भी चीज़ बांध के लटका देना, तो ये भी जब उसको मूव करवाएंगे तो वो भी जो है वो आपके पास वाइब्रेशन करेगा। तो ये वाइब्रेशन थी। अब वाइब्रेशन से आगे आते हैं। वाइब्रेशंस की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? अ वाइब्रेशन, इसकी डेफिनेशन देख लें। अ वाइब्रेशन of body in which body try to come at mean position during its motion। कि बॉडी जब मोशन कर रही हो तो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट विच इज़ different as
वाइब्रेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि ये वो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई टू कम। ये इससे मज़ीद फॉर्मल अंदाज में भी आपको बुक में डेफिनेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। नोट्स आप लोग ज़रूर साथ बनाइएगा अपने। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि नोट्स आपको वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ट्राई टू कम एट मीन पोजीशन, ये जो लफ्ज़ है, ये जो लाइन है, ये जो फ़िक्रा है, ये डिफरेंट करता है वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अगर इसको छुपा दूँ तो बाकी तो सेम है जो वाइब्रेटरी मोशन की मैंने तारीफ़ लिखी थी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन होती है कि जिसमें बॉडी आगे पीछे तो मूव करेगी, लेकिन बॉडी हमेशा कोशिश करेगी कि वो उस पॉइंट पे आए जिस पॉइंट के आगे पीछे वो मूव कर रही है। उस पॉइंट को मीन पोजीशन कहा जाता है। जिस पॉइंट के आगे पीछे बॉडी मूव कर रही है, बॉडी की हमेशा यही कोशिश होगी, ट्राई होगी कि वो उस पॉइंट पे आ जाए किसी ना किसी तरीके से। दिस टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज़ सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल से, कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में आता है। सो लेट्स एक्सप्लेन इट। मैथ स्प्रिंग सिस्टम which is our today's basic topic about the simple harmonic motion. First one is mass spring system. तो स्टूडेंट mass spring system बेसिकली क्या होता है? mass spring system बड़ा सिंपल सा एक सिस्टम है कि आपने कोई भी एक स्प्रिंग लिया, उसका एक सिरा किसी भी चीज़ के साथ फिक्स कर दिया और दूसरे सिरे के साथ आपने कोई मैस एम बांध दिया। ये वाला जो सिरा है स्प्रिंग का, दिस इज़ अ फिक्स एंड, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है। एंड दिस इज़ अ मूवेबल एंड, ये सिरा मूवेबल है। ये मैस स्प्रिंग का एक सिरे के साथ मैस बांध दिया और ये मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, लेकिन ये सिरा मैंने क्या किया है, फिक्स कर दिया है। तो इस सिस्टम को कहते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें आपने एक ऐसा स्प्रिंग लेना है जिसका एक सिरा फिक्स कर दे और दूसरे सिरे को किसी मैस के साथ बांध दे। तो दिस सिस्टम इज सेड टू बी सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ मैथ स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली हमने इस टॉपिक में ये क्वेश्चन समझना है, हाउ मैथ स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म, मैं SHM लिखूँगा यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SHM, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। कि ये बताना है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। दिस इज़ द our topic which we will be explain and हम यही साबित करेंगे which will be prove at the end of the lecture. So let's start. स्टूडेंट्स देखें, अगर इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को मैं रेस्ट में रहने दूं और तो ये अपनी हालत में यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज इस हालत को मैं कह देता हूँ कि इस वक्त ये O पॉइंट पे पड़ा हुआ है। O पॉइंट क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन है, ये रेस्ट पोजीशन है कि जिस पोजीशन पे ये रेस्ट में पड़ा है, जिस मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सिंपल पड़ा हुआ है अपनी जगह पे। अब मैं करने लगा हूँ, अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इसको फोर्स दूंगा, स्प्रिंग मैस को पकड़ के खींचूंगा, इस तरफ एक फोर्स F दूंगा, तो क्या होगा, ये जो मैस है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा और स्प्रिंग जो है वो फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सपेंड हो गया और ये नई जो इसकी पोजीशन बनी, इस पोजीशन को मैं A कह देता हूँ, यानी कि A पोजीशन पे आ गया। इसको एक्सट्रीम पोजीशन भी कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपने याद रखना है। इसको एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि आखिरी पोजीशन, यहाँ पे ले आया मैं इसको खींच के, फोर्स दी, फोर्स से क्या हुआ, इसने मूव, ये मूव हो गया। और ये कितना मूव हुआ, ये O से लेके A तक इसने जितना फासला तय किया उतना ये मूव हो गया। लेट्स सपोज इसने X फासला तय किया, O से A के दरमियान फासला मैंने X कह दिया। अब ये वो फासला है कि जो मैक्सिमम मैंने उसको मूव करवाया और यहाँ पे लाके मैंने उसको छोड़ दिया। अब स्टूडेंट जब मैं यहाँ पे लाके छोड़ूंगा ना, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा इस पे पीछे की तरफ, ये स्प्रिंग की फोर्स होगी और ये मेरी फोर्स से ऑपोजिट होगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स भी इसको कहा जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये F रिस्टोरिंग है कि ये रिस्टोरिंग जो उसमें स्टोर हुई है उसको दोबारा से वो अप्लाई करेगा स्प्रिंग पे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि होगा क्या, यहाँ पे जब मैं उसको छोड़ूंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग दबाया जाएगा और ये बॉडी क्या करेगी, ये दूसरे पॉइंट पे आ जाएगी।
किसी यानी कि यहाँ से चलना शुरू करेगी और मीन पोजीशन पे अब रुकेगी नहीं बल्कि मज़ीद पीछे आ जाएगी और इस पॉइंट को ये उतना ही पीछे आएगी जितना आपने इसको आगे ले जाके छोड़ा है। यानी कि जितना मैंने उसको मीन पोजीशन से दूर ले जाके छोड़ा था, बॉडी मीन पोजीशन से दूसरी साइड पे उतना ही पीछे जाएगी। यानी कि ये मज़ीद थोड़ा सा इसको बना लेते हैं ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बराबर फासला करते हैं दोनों साइडों पे, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी बॉडी उतने ही फासले पे जितने फासले पे उसको मैं उस तरफ लेके गया था। तो ये भी फासला x जो है ये बराबर होगा पहले वाले x के, जो पहले वाले ये वाला x है ये भी इसी x के बराबर होगा। ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा है छोटा, लेकिन ये बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास हुआ क्या, मैंने एक स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस को खींचा, फोर्स दी और यहाँ पे ला के छोड़ा। वो क्या करेगा, वो पीछे आएगा यहाँ पे लेकिन रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा। क्यों यहाँ पे नहीं रुकेगा? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ये आपने पॉइंट याद रखना है, आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करते हैं कि इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा और आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं ये रिस्टोरिंग फोर्स बताता चलूँ कि कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए हमारे पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताता है। हुक्स लॉ क्या बताता है स्टूडेंट्स? हुक्स लॉ कहता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ये इक्वल होगी माइनस के एक्स के। यहाँ पे के क्या है स्टूडेंट्स? के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अभी हम निकालते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है स्टूडेंट्स? एज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन से स्प्रिंग को जितना डिस्प्लेस किया गया है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या ओ मीन पोजीशन को मैंने नाम दिया है ओ का। तो ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है और ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग पे लगेगी जब मैं उसको मूव करवाऊंगा। तो आई होप सो कि ये आपको हुक्स लॉ समझ आ गया। ये वही हुक्स लॉ है जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो ये वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस फार्मूले से हम के को निकालते हैं। अगर मैं के को सेपरेट करना चाहूँ तो एक्स इधर एफ के नीचे आ जाएगा, एफ ओवर एक्स, और ये माइनस का साइन भी इधर एफ के साथ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो फार्मूला है ये हमें बताता है के की वैल्यू। अगर मेरे फोर्स दे दी जाए कि स्प्रिंग पे कितनी फोर्स लगी है और उसने कितना फासला तय किया है, तो हम ये जो कांस्टेंट है के ये निकाल देंगे। ये कांस्टेंट हर स्प्रिंग का अपना अपना होता है, ये स्प्रिंग के साथ इसकी वैल्यू ख़ास होती है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये देखें जो कांस्टेंट के है इस डिपेंड अपॉन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग जो है कितना सख्त है, सख्तपन, ये स्प्रिंग के सख्तपन पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है, उसको खींचना कितना मुश्किल है। ये के की वैल्यू इस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स ये जो के है हमारे पास, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में बताता है। इसकी डिपेंडेंसी ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, डिपेंडेंसी ऑफ के या एक्सप्लेन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपने उसमें ये लिखना है कि इट इज़ अ constant which is associated with the spring and it depend upon the stiffness of the spring। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आ गई। अब हमने इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए फोर्स निकाल ली, हुक्स लॉ ने हमें ये बता दी। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम पे एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, और वो बड़ा आसान है। हम जो है इसको मैं रिमूव करता हूँ और अब आपको एक्सेलरेशन निकाल के देता हूँ। ये ऐसे ही रहने दें। ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम बनाया ये हमारे पास अभी आगे भी यूज़ होगा। ये भी रिमूव कर दें जी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो डायग्राम बनाई है इसको आपने अभी आगे यूज़ करना है। अब देखें जी, ये मैंने फोर्स अभी हुक्स लॉ की मदद से निकाली माइनस के एक्स। तो स्टूडेंट्स अब देखें, हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए। अगर यहाँ पे F की जगह मैं एम ए पुट कर दूँ तो मेरे पास ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी। F की जगह मैंने एम ए रख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं M को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये K के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये बटे में चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये K ओवर M जो है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है और M मैस है जो कि कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें क्या बन गई हैं? कांस्टेंट बन गई हैं। तो इनकी जगह मैं लिख दूंगा A इज़ इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट ऑफ X। अब ये देखें यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो आपको पता है इक्वल और कांस्टेंट किसको ख़त्म करके आता है? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को। और अगर हम
प्रोपोर्शनैलिटी को लाना चाहते हैं तो हमें इक्वल और कांस्टेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी लगा के -x लिख दूँ तो इक्वल और कांस्टेंट उसमें छुप जाएगा, तो ये मैंने उसमें छुपा दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास फार्मूला बना है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यही एक्सप्लेन करता है मैथ स्प्रिंग सिस्टम, हाउ मैथ स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस फार्मूला प्रूव दैट मैथ स्प्रिंग सिस्टम इज अ मोशन विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये फार्मूला प्रूव करता है। कैसे करता है? अब इसकी बेसिक डेफिनेशन जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी वो इस फार्मूले से मैं प्रूव करता हूँ। देखिएगा जी, ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमें ये बात बता रहा है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। कैसे? ये बताता है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इस फार्मूले में यही बात लिखी हुई है ना, टू डिस्प्लेसमेंट। ये जितना एक्सेलरेशन आना है मैथ स्प्रिंग सिस्टम में इतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। और दूसरी ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा कि A इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, कि A मीन पोजीशन की तरफ होगा। मीन पोजीशन की तरफ क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स जो माइनस का साइन है ये बताता है कि जिस तरफ बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय करना है एक्सेलरेशन हमेशा उसके नेगेटिव तरफ होगा। तो देखें, अगर बॉडी इस मीन पोजीशन से दूर जाने की कोशिश करे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, हमेशा जिस तरफ बॉडी जा रही होगी, जिस तरफ वो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही होगी, उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन उससे अपोजिट डायरेक्शन होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। तो इस वजह से बॉडी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो यही तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बॉडी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो ये तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम से मैथमेटिकली प्रूव हो गया। तो इसी वजह से आपको अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, हाउ मैथ स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू विल राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स विच आई एम टेल यू इन दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बारे में समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब इस बारे में थोड़ा सा मज़ीद जो है ना मैथ स्प्रिंग सिस्टम की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़, कुछ इसमें टर्म्स हैं जो हमने आज देखनी है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में कौन कौन सी क्वांटिटी कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होती है और कहाँ कहाँ पे मिनिमम होती है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स दो क्वांटिटीज़ देखेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। ये हमने देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ज़ीरो होती है एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों, इसकी भी बात करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मैक्सिमम होती है और जो काइनेटिक एनर्जी है ये उलट हो जाती है, ये ज़ीरो होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन समझते हैं, ये पॉइंट ए जो है इसके ऊपर मैंने लिखा भी है, ये भी ए पॉइंट, इसको ए प्राइम कह लें, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये सेकंड एक्सट्रीम है, वो एक दूसरी एक्सट्रीम है। तो ये ज़ीरो हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये मैक्सिमम हो जाती है मीन पोजीशन पे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन में। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। मैथ स्प्रिंग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन में और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि ज़ीरो होना मिनिमम होना ही है। और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है मीन पे और मैक्सिमम। अब ऐसा क्यों होता है इस बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए जी, मेन पोजीशन का मतलब क्या है कि उसने जो x है वो ज़ीरो है और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। h क्या है? ये आपने फार्मूला पढ़ा, h इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, x ज़ीरो होता है, यहाँ पे h की जगह x लिख लें क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास h नहीं है, हमारे पास x है, तो हम x लिख लेते हैं। अब x ज़ीरो जहाँ पे होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो x ज़ीरो कहाँ पे होता है?
स्टूडेंट्स x 0 होता है मीन पोजीशन पे, तो इस वजह से मीन पे 0 है। और x मैक्सिमम कहाँ पे होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स बराबर होती है 1/2 mv² के, और v वेलोसिटी है। वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो स्टूडेंट्स देखें, जब मैंने यहाँ से मैस को ला के एक्सट्रीम पे छोड़ा तो हुआ क्या? मैस ने मूव करना शुरू किया पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रही थी जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना चाहती थी। अब यहाँ से मैस मूव करना शुरू हुआ, जैसे जैसे मीन के करीब जाता जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी, जो कि यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, F = -kx थी रिस्टोरिंग फोर्स, ये डिपेंड कर रही है x पे। x जितना ज़्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए जैसे जैसे ये करीब आती जाएगी मीन पोजीशन पे, तो इस पर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट जब रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी तो ये बॉडी जो है ये मीन की तरफ जाते हुए इस पे लगने वाली फोर्स कम हो रही है। इसका क्या मतलब है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि मीन की तरफ जैसे जैसे ये बॉडी जाएगी इस पे लगने वाली जो फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ है, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ इस पे फोर्स लग रही है, लेकिन वो कम होती जा रही है। बट फोर्स जो है वो स्पीड को बढ़ाती जाएगी, क्योंकि फोर्स यही चाहती है कि उसको मीन की तरफ लेकर जाए। तो अगर वो मीन की तरफ ही जाएगी तो वो फोर्स बढ़ती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और मीन पोजीशन पे आके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है कि उसमें इनर्शिया भी मैक्सिमम होगा। इनर्शिया क्या होता है कि जो रेजिस्ट करता है, बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको रुकने नहीं देगा। इनर्शिया कहेगा तुम चलती रहो, तो इनर्शिया की वजह से बॉडी यहाँ पे रुकेगी नहीं बल्कि आगे निकल जाएगी। और जैसे ही इस पॉइंट से आगे जाएगी बॉडी, फिर से x आ जाएगा, और x आने से रिस्टोरिंग फोर्स फिर से लग जाएगी। अब जैसी बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स फिर से उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचना शुरू कर देगी, और मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी तब तक जब तक कि वो रुक ना जाए। जब रुकेगा तो उसको मीन पे ले आएगी। अब देखें, जैसे ही मीन से आगे निकलेगी उस पर रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जिसको एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाएगा, जहाँ पे वो 0 हो जाएगी। यानी कि जहाँ से जितने फासले पे मैंने उसको लाके छोड़ा, दूसरी साइड पे उतने फासले पे आके रुक जाएगी। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आके बॉडी रुक रही है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम हो रही है। इस वजह से मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी भी उसी एतबार से मैक्सिमम और 0 है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया है। इसमें आपने एक लास्ट बात देखनी है कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का मैस स्प्रिंग सिस्टम का, इसको निकालने का ये फार्मूला है m/k। इसमें m क्या है? मैस जो लगाएंगे, k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, पाई आपको पता है 3.14 होता है। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता चल जाएं तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसका टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। यानी कि वो टाइम जिस टाइम में ये एक चक्कर पूरा करेगा, यानी कि अगर इधर ला के छोड़ूंगा तो ये वापस इधर आने में जितना टाइम लेगा वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लास्ट बात, क्विक क्विज़ की बात, जो क्विक क्विज़ आपकी साइड पे सामने लिखा हुआ है वो देख लें, उसका क्या जवाब है। बुक में क्विक क्विज़ के नाम से एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे पूछा गया है कि मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे बराबर होती है। तो याद रखिएगा, जब जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जब बराबर हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ x0, तब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन बराबर हो जाएगी। ये x0 क्या है? ये मैक्सिमम फासला है मीन से एक्सट्रीम तक, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला है। यानी कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जो फासला है ये वो है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये x0 क्या है? ये टोटल फासला कि जितना वो दूर जा सकती है, दिस इज़ x0। तो x0 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई दे दें तो वो जो डिस्टेंस होगा ना मीन पोजीशन से, उस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स? बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। ये आपने सिर्फ याद रखना है, क्विक क्विज था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दें। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट, थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन मैंने क्लियर करने की कोशिश की है,
और इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव अंदाज में और बहुत शॉर्ट टर्म में मैंने ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है। 2 लेक्चर बनाने की बजाय मैंने एक ही लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश की है, तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह इससे मज़ीद जो आगे वाली वीडियोस होंगी हम उसको मज़ीद शॉर्ट करके कम्प्रीहेंसिव अंदाज में मज़ीद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।